अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था मुद्राएं यानी कॉइन्स, और आज हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स यानी स्मारक और भवन। तो आइए पढ़ते हैं स्मारक और भवन। हमारा विषय है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो इतिहास जानने के स्रोतों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्मारक और भवन। स्मारक और भवन यानी मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए, इतिहास को जानने में किस प्रकार सहायता करते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी भवन है या स्मारक है, तो उसमें किस शैली का प्रयोग हुआ है, और इससे जाहिर हो जाता है कि किन राजाओं ने किस विशेष शैली का भवन निर्माण में प्रयोग किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस शैली में कौन से भवन बने हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स देखते हैं। जो उत्तर भारत में मंदिर बने हुए हैं, उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं, तो उनमें किस शैली का प्रयोग किया गया है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला, पहला पॉइंट है उत्तर भारतीय मंदिरों की कला, यानी मंदिरों के निर्माण में किस कला का प्रयोग हुआ है या किस शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जो है उत्तर भारतीय मंदिरों के निर्माण की कला जो है नागर शैली के नाम से जानी जाती है। नागर शैली कहलाती है। नागर शैली कहलाती है। और एक चीज मैं बता दूं कि 11वीं 12वीं शताब्दी में खजुराहो के जितने भी मंदिर बने, चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण कराया, और उनमें जो है नागर शैली का ही प्रयोग किया गया है। अगली जो बात है तो वो है दक्षिण भारतीय मंदिरों से संबंधित। दक्षिण भारतीय मंदिरों के निर्माण की कला, मंदिरों के निर्माण की कला द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। कौन सी शैली कहलाती है? द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविड़ शैली कहलाती है। यानी दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे के सारे जो है द्रविड़ शैली में बने हैं। अगली जो बात आती है, जिनमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, ऐसे मंदिर है दक्षिणापथ के मंदिर। ठीक है, तो दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ शैली, दक्षिणापथ
कि वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, एक नई शैली के नाम से जानी जाती है। शैली जिसमें दोनों कॉमन है। कौन सी शैली? बेशर शैली। बेशर शैली कहलाती है। अब किस शैली का प्रयोग कहां पर किया गया है, किन राजाओं ने किया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगली बात जो आती है वो ये है कि जावा, जब बौद्ध धर्म का देखिए प्रचार प्रसार हुआ, वो बात एक अलग की है कि बौद्ध धर्म भारत में ही जन्मा और भारत में ही लगभग जो है न्यून हो गया। केवल 0.3% बौद्धिस्ट हैं भारत में। तो ये इनकी संख्या आज भारत में बहुत कम है, वो बात एक अलग की है। लेकिन भारत के बाहर जो है आज भी भारी मात्रा में बौद्धिस्ट पाए जाते हैं। तो हिंदेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान। कालांतर में 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो जावा के बोरोबुदुर मंदिर से, जावा के बोरोबुदुर मंदिर से जावा के बोरोबुदुर मंदिर से 9वीं शताब्दी का मतलब है 900 ईस्वी यानी एडी। 9वीं शताब्दी में महायान, बौद्ध धर्म की शाखा महायान, ठीक है, ये बौद्ध धर्म की शाखा है महायान। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता, महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये बातें। तो ये बातें हो गई स्मारक एवं भवन की। अब आगे आते हैं हम इतिहास जानने के स्रोत में। मूर्तिकला, आर्ट ऑफ स्टैट्यूज। मूर्ति कला यानी ऐसी कला जो मूर्तियों के निर्माण में प्रयोग की जाती है। मूर्तियों के को बनाने के समय में जिस कला का प्रयोग किया जाता है मूर्ति कला कहलाती है। तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कुषाण काल और गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्त काल के बाद का समय, कुषाण काल
और गुप्तोत्तर काल के समय, कुषाण काल और गुप्तोत्तर काल के समय निर्मित की गई मूर्तियों में, यानी उस समय जो मूर्तियां बनी, निर्मित की गई मूर्तियों में उस समय की, यानी उस कुषाण काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनी उनमें जो है कुषाण काल और गुप्तोत्तर काल के समय निर्मित की गई मूर्तियों में जनसाधारण का मतलब जनसाधारण का मतलब सामान्य जनजीवन, ऐसे लोग जो सामान्य जनजीवन जीते थे, आम नागरिक, जनसाधारण एवं धार्मिकता जो है इससे जनसाधारण एवं धार्मिकता की भावनाओं का पता चलता है। ठीक है, जनसाधारण की कर देते हैं, जनसाधारण की धार्मिकता एवं आस्थाओं, यानी जो मूर्तियां बनी वो धार्मिकता एवं आस्था से जुड़े हुए थे, यानी देवी देवताओं की एवं आस्थाओं का पता चलता है। ठीक है, आस्थाओं, और साथ ही साथ आस्थाओं का पता चलता है, ये मूर्ति कला के द्वारा पता चलता है, आस्थाओं का पता चलता है। ठीक है, यानी कुषाण काल और गुप्तोत्तर काल के समय की बनी मूर्तियों में धार्मिकता और जन सामान्य की जो है आस्था का ज्ञान होता है। ठीक, अगली बात जो आती है मूर्ति काल कला के संबंध में, कुषाण काल की मूर्तियों में, कुषाण काल की मूर्ति कला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक है, विदेशी प्रभाव अधिक है, वहीं यानी कुल मिलाकर के कि कुषाण काल में जो मूर्तियां बनी उनमें विदेशी प्रभाव। ठीक है, कुषाण काल की मूर्ति कला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक है, वहीं गुप्तकालीन मूर्ति कला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। वहीं गुप्तकालीन मूर्ति कला में स्वाभाविकता का मतलब स्वभावगत, जैसे क्या है कि सामान्य जनजीवन, खाना पीना, उठना बैठना, नाचना है, इस तरह से मूर्ति कला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। परिलक्षित होती है मतलब दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। ओके, नेक्स्ट बात जो आती है
गुप्तोत्तर कला में, गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के बाद, काल की मूर्ति कला में गुप्तोत्तर काल की मूर्ति कला में सांकेतिकता 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 परिलक्षित होती है या सांकेतिकता अधिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट कर लीजिए इसे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये पॉइंट जो है मूर्तिकला से रिलेटेड है। भारहूत और बोध गया, सांची और अमरावती। भारहूत सांची बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये सब इन सारी जगहों में स्तूप हैं, भरहूत में भी, सांची में भी और बोध गया में भी। तो भरहूत, सांची, बोध गया और अमरावती की मूर्ति कला में यथार्थ जीवन की झांकी मिलती है। यथार्थ जीवन परिलक्षित होता है, ये वास्तविक जीवन, यथार्थ जीवन की झांकी दिखती है। तो ये बातें हो गई मूर्तिकला से संबंधित। अब आगे बात आती है हमारी चित्रकला की, आर्ट, चित्रकला, आर्ट। ठीक है, तो आर्ट में देखते हैं कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनमें जो चित्रकारी की गई है, तो आप देखते हैं कि ये विभिन्न कालखंडों में की गई, किन में की गई। तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं चित्रकला में अपना विशेष स्थान रखती हैं। तो पॉइंट आता है कि अजंता की गुफा में उत्कीर्ण, अजंता की गुफा में उत्कीर्ण यानी उकेरी गई या बनाई गई माता और शिशु, माता और शिशु तथा
तथा मरणासन्न राजकुमारी। मरणासन्न का मतलब मरने, ऐसा लग रहा है जैसे मर गई हो या मरने वाली हो। मरणासन्न, मृत्यु के निकट। मरणासन्न राजकुमारी, मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है। जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है, यानी सभी कालों में इसे, हर समय इसे जो है विशेष स्थान दिया जाएगा। ये जो है जो वास्तविकता है वो हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये कि इससे, ये गुप्त काल की है, इससे गुप्तकालीन इससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, तो ये चित्रकला से जुड़ी चीजें होंगी। ठीक है। अब आती है बात अवशेष यानी फॉसिल्स। यानी किसी विशेष कारण से कहीं पर भी भूकंप या बाढ़ आदि के कारण जो चीज़ें वहाँ की मिट्टी में दब जाती हैं और उत्खनन के पश्चात प्राप्त होती हैं तो वो अवशेष कहलाते हैं। ठीक है। तो इस पाकिस्तान में सोहन घाटी, सोहन घाटी के उत्खनन से प्राप्त पुरापाषाण युग के पत्थर, पुरापाषाण युग के पत्थर। ठीक है। औजार, यही चीजें निकली है। खुरदरे हथियार, खुरदरे हथियार। खुरदरे हथियार आदि से
आदि से यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 2 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व में 4 लाख से 2 लाख वर्ष 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व मानव जीवन था, ठीक है, या मानव रहता था। मैंने आपको बताया था कि कार्बन डेटिंग पद्धति यानी C14 के अकॉर्डिंग जो है ये इस एज का पता लगाया जाता है। तो ये उस एज की बात हो गई। और इसके बाद जो है तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। अगली जो बात आती है वो ये है कि 10 से 6000 ईसा पूर्व 10 से 6000 ईसा पूर्व यानी BC वह माने मानव वह कृषि कार्य, पशुपालन, 10 से 6000 ईसा पूर्व वह कृषि कार्य, पशु पालन, वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़े बुनना, एवं मिट्टी के बर्तन एवं मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्यों में संलग्न था। बनाने जैसे कार्यों में संलग्न था। ठीक, इन कार्यों से वो जुड़ा था। और पत्थर के चिकने जो है हथियार बनाने, पहले खुरदरे थे आप देख रहे हैं, और बाद में चिकने हथियार बनने लगे। गंगा यमुना के दोआब से, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का मैदान। 2 धन आब, 2 माने 2 यानी 2, आब माने होता है पानी यानी 2 नदियों का पानी। तो गंगा यमुना के दोआब से धूसर धूसर नहीं, काले और लाल, काले और लाल मृद भांड। मृद भांड का अर्थ होता है
मिट्टी के बर्तन आज भी घरों में होते हैं। इस तरह के दोनों तरह के बर्तन जो है, एक काली पॉलिश होती है, काले होते हैं, और लाल चमकीली पॉलिश होती है इनमें। तो काले और लाल मृद भांड, और इसके बाद चित्रित भूरे रंग के, और इसके बाद चित्रित माने चित्रकारी किए हुए, जिनमें चित्र बने हों, चित्रित भूरे रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगली बात आती है जो वो ये कि आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये एक विशेष सभ्यता थी। उतने यूँ कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड और डेवलप हम लोग आज भी नहीं, डेवलप तो हुए हैं बट सिविलाइज्ड उतने नहीं थे जितने उस समय के लोग थे। तो वहाँ जो खुदाई हुई तो वहाँ लगभग 600 से अधिक मुहरें मिली हैं, मिट्टी की मुहरें मिली हैं। ये सेल खड़ी की शीशे की बनी हुई थी, और पोटीन की भी बनी हुई थी। एक विशेष तरह की मिट्टी होती है पोटीन, तो उससे बनी हुई थी। तो उसमें जो है विशेष प्रकार की जो है भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, और इससे जो है वहाँ के निवासियों के जनजीवन के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो हड़प्पा सभ्यता एक विशेष सभ्यता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और बसाड़ जो है वैशाली को कहते हैं, वैशाली जो बिहार में है, बसाड़ से 275 जो है 274 मिट्टी की मुहरें मिली हैं। 274 मिट्टी की मुहरें मिली हैं। ठीक, अगली जो बात आती है वो ये कि कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास है, वहाँ भी उत्खनन कार्य किया गया, और जमीन के नीचे जो है एक राजप्रासाद का अर्थ है राजमहल, ये जो लकड़ी का बना हुआ था ये मिला है, और महाराज उदयन का बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि उत्खनन से प्राप्त चीज़ें कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं, और इससे इतिहास को जानने में बहुत ही सहूलियत होती है। इसके आगे साथ ही साथ जो है खुदाई से वहीं से जो है घोषताराम का विहार का मतलब जो है बौद्ध विहार, ये मिला हुआ है, वहाँ से प्राप्त हुआ है, घोषताराम के द्वारा निर्मित कराया गया था। ये दोनों चीज़ें यानी उदयन का राजप्रासाद और घोषताराम का विहार, ये दोनों प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कौशाम्बी से, जो इलाहाबाद के पास है, यानी प्रयागराज के पास। और अतरंजी खेड़ा में उत्खनन से ये बात जाहिर हुई है कि ईसा से लगभग 1000 साल पहले मानव ने लोहे का प्रयोग शुरू कर दिया था, यानी बिफोर क्राइस्ट 1000 ईयर्स पहले मानव ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, यानी ईसा से 1000 साल पहले लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये बात जो है अतरंजी खेड़ा की खुदाई से सामने आई है। लेकिन रोमिला थापर का कहना है, ठीक है, क्या रोमिला थापर का कहना यह है कि ईसा से 800 साल पहले, रोमिला थापर जो है इतिहास की जानी मानी लेखिका है, यानी प्रसिद्ध, यूं कहें कि सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और ऐसा लोगों का मानना है कि मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार हैं। तो ये थोड़ा तटस्थ रहते हैं, किसी और इनका झुकाव नहीं है।
तो इनके अकॉर्डिंग जो है मानव ने लोहे का प्रयोग जो है 800 वर्ष ईसा से 800 वर्ष पूर्व आरंभ कर दिया था। अगली जो बात आती है वो ये कि दक्षिण भारत में अरिकमेड नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के दीप का टुकड़ा माने दिए का टुकड़ा, पहले दिया जलाया जाता था कड़वे तेल का या उसमें एरंड का तेल, अंडे का तेल यूज किया जाता था। ठीक है, तो एरंड का तेल यूज किया जाता था, कार्बन कम देता है, धुआं कम देता है। तो वहाँ की खुदाई से यानी दक्षिण भारत का एक स्थान है अरिकमेड। तो यहाँ की खुदाई से क्या मिला है? दीप का टुकड़ा। ठीक है, यानी दिए का टुकड़ा, दीप का टुकड़ा, और साथ ही साथ रोमन सिक्के माने रोम के सिक्के। ठीक है, रोमन सिक्के और बर्तन। ठीक, इनके मिलने से कि ये बात जाहिर होती है कि ईसा से भी पहले हमारे व्यापारिक संबंध जो है रोम के साथ थे। ठीक, रोम के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे और ये व्यापारिक संबंध अत्यधिक घनिष्ठ थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतिहास के जानने के स्रोतों में से ये बातें अच्छी समझ में आई होंगी कि ये मतलब उत्खनन से प्राप्त ये चीज़ें किस तरह से इतिहास को जानने में सहायक हैं। तो अगर कहीं कोई प्रश्न उठता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, यू आर वेलकम। भाई नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।